अब आगे चल रहे हैं वापस सर्कुलर मोशन। फिर से बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये 12th में भी है कंटिन्यूएशन में। हाँ, सर्कुलर मोशन वहाँ पे भी है। फिर इसके फॉर्मूले जो है वो रोटेशनल मोशन में भी काम आएगा, बाकी के भी कुछ चैप्टर्स में काम आएंगे। तो ये याद रखना सर्कुलर मोशन। अब कुछ बेसिक बता रहा, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, फिर भी आप लोगों को नोट डाउन करना है और याद रखना है, ठीक है ना। लीनियर वेलोसिटी, सर्कुलर मोशन में लीनियर वेलोसिटी बताया था, ये फिर से ले लें। और एक है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इसको डिनोट किया था ओमेगा से, इसको डिनोट किया था v से। पहले कुछ बेसिक बताया, फिर आगे चलेंगे। देखो अब यहाँ ये रोटेट हो रहा है समझो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में, तो उसमें कौन सी वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब मान लो ये थ्रेड यहाँ से ब्रेक हो गया, कल ये एग्जांपल बताया था कि थ्रेड समझो ब्रेक हो गया, तो बॉडी विल फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली विद लीनियर वेलोसिटी v। तो अब इसको जोड़ दो वापस से, तो लीनियर वेलोसिटी हमेशा रहेगी टेंजेंशियल, लीनियर वेलोसिटी हमेशा रहेगी टेंजेंशियल। समझाने के लिए बताया कि मान लो ब्रेक हो गया, तो अपने को पता है ब्रेक होने के बाद क्या होगा, बॉडी टेंजेंशियली सामने चली जाएगी, सर्कल में रहेंगी। क्या जो फोर्स है बाउंड था, जिस फोर्स से वो बाउंडेड था वही फोर्स खत्म हो गया, तो बॉडी विल नॉट परफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे ये है समझो सन और ये है अर्थ, कौन से मोशन में, सर्कुलर मोशन में। मान लो ऐसा होगा नहीं, पर सपोज हो गया कि सन गायब हो गया, यानी फोर्स जो था ग्रेविटेशनल जो सन की तरफ था वो खत्म, तो अर्थ अब सर्कुलर मोशन में या कोई भी प्लैनेट सर्कुलर मोशन में नहीं रहेगा, इट विल फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली विथ वेलोसिटी v। तो v इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो ये कोई वेलोसिटी नहीं है, ये सिर्फ एरो है और ये डायरेक्शन है, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटी या वेलोसिटी। तो इसको जोड़ दो, यहां रहेंगे तो यहां रहेंगे, ऐसे जाएंगे टेंजेंशियली, ये वेलोसिटी की। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेम, बट डायरेक्शन बदल जाएगी, तो वो अपन बाद में देखेंगे। अब इन दोनों का रिलेशन है, वो रिलेशन बाद में डिराइव करेंगे, पहले जस्ट बेसिक बता रहा, वो ध्यान में रखना। इन दोनों का रिलेशन है, क्या रिलेशन है बता रहा। अगर आप कोई ऑब्जेक्ट धीरे घुमा रहे हैं स्लो और धागा ब्रेक हो जाए, तो डेफिनेटली अगर एंगुलर वेलोसिटी कम है तो लीनियर वेलोसिटी भी कम रहेगी। आप अगर कोई चीज घुमा रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, इसको अपन रोटेट कर रहे हैं ऐसे, ठीक है, ये रोटेशन आ गया, ये गोल घूम रहा है ऐसे, देखो। अब इसको स्लो घुमाएंगे और रिलीज कर देंगे तो धीरे से जाएगा, ज्यादा दूर तक नहीं जाएंगे, लीनियर वेलोसिटी कम रहेगी। पर जोर से घुमा के अगर रिलीज करेंगे तो डेफिनेटली लीनियर वेलोसिटी ज्यादा रहेगी, ज्यादा दूर तक जाएगा। घर पे ट्राई करो, धागा लेना, इससे बड़ा लो थोड़ा सा, और उसको स्टोन छोटा सा टाइप करो या कोई ऑब्जेक्ट टाइप कर दो, और उसको धीरे से घुमाओ और छोड़ दो एकदम से। तो जहां छोड़ेंगे, अगर जैसे गोल घूम रहे हैं, यहां छोड़ा तो इट विल फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली, ऐसा सीधा जाएगा, ठीक है। फिर उसी ऑब्जेक्ट को और जोर से घुमाओ और छोड़ दो, तो देखो डेफिनेटली डिस्टेंस ज्यादा कवर होगा। ऐसा पुराने जमाने में खेत में यूज करते थे, अब जनरली नहीं करते। मचान बनाते थे यानी एक हाइट पे, और स्लैंग रबर से गुलेर जैसा बनाते थे ऐसा। अब इसमें स्टोन रखते थे, ठीक है, और उसको जोर से घुमाते थे और एक जो पॉइंट पे आके रिलीज कर देते थे, स्टोन दूर तक जाता था और पक्षी वगैरह रहे तो उनको उड़ाने के काम आता। तो गोल गोल घुमा रहे, जहां छोड़ना है, जैसे यहाँ उधर भेजना है तो यहाँ छोड़ो, गोल घुमा रहे, यहाँ छोड़ दिए, टेंजेंशियली ऑब्जेक्ट सामने जाएंगे। तो जितने ज्यादा जोर से घुमाएंगे तो वो लोग बहुत जोर से घुमाते हैं, बहुत जोर से, और फिर उसको जितनी जोर से हो सके उतनी जोर से घुमाने के बाद रिलीज कर देंगे, तो स्टोन विल फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली। हाथ से थ्रो करने के मुकाबले ज्यादा दूर जाएगा क्योंकि उसकी रेडियस बड़ी थी, उसको घुमाते समय उसकी रेडियस बड़ी है, ठीक है, तो वो देखना। तो जितनी ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी उतनी ज्यादा क्या रहेगी, लीनियर वेलोसिटी। जितनी ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी उतनी ज्यादा लीनियर वेलोसिटी करके देखना। स्टोन लेना, टाई अप करना धागे को और धीरे धीरे घुमाना, और यहाँ पे जहाँ पे भी रिलीज करेंगे पर देखना टेंजेंशियली वैसे ही जाएंगे, नहीं तो टीवी वाले रूम में करेंगे, टीवी कोई तो सेफली करना, धीरे धीरे घुमाना, और यहाँ जब आए तो रिलीज करना, तो सामने जाएंगे, तो टेंजेंशियली छोड़ दो, बस सीधा सामने जाएंगे, और फिर उसको स्पीड से घुमाओ और छोड़ो, तो देखो डेफिनेटली इट विल कवर मोर डिस्टेंस। तो जितनी ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी उतनी ज्यादा लीनियर वेलोसिटी।
इसका रिलेशन है वो बाद में लेंगे। एक और बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता, पहले वो ध्यान से देख लो, फिर आगे कंटिन्यू करते। तो ये निकालना है अपने को। अब दूसरी चीज देखो, एक अपन ने डिफाइन किया था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म नहीं, नॉन यूनिफॉर्म ले रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म। कौन सा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन क्या बोली थी? इफ द बॉडी इज मूविंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड। ये जो v है उसका अगर यहां लेंगे तो v लिखेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन बदल गई। बट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहे हैं। देखो कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो डेफिनेटली एक चीज फिक्स है कि डायरेक्शन चेंज होना ही है हर पॉइंट पे। कल समझाया था कि व्हेन अ बॉडी इज मूविंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, डायरेक्शन हमेशा कैसी रहेगी? टेंजेंशियल। हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही। तो डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही, सर्कुलर मोशन है तो नो प्रॉब्लम, डायरेक्शन चेंज हो रही। पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड क्या था? कांस्टेंट। बट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट नहीं है। अगर यहाँ v1 है तो यहाँ v2 है। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर चेंजिंग। बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर चेंजिंग। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और डायरेक्शन भी, ठीक है। ये मिटा देता है। तो ये रिलेशन निकालेंगे बाद में और डायरेक्ट वेरिएशन आएगा। जितनी ज्यादा लीनियर वेलोसिटी उतनी ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी। बाद में करेंगे इसको, अभी सिर्फ थोड़ा बेसिक पता था, फिर उसके बाद डिराइव करेंगे। अब ये लेते यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कैसा होगा? यहां है अगर मैग्नीट्यूड v तो यहां पे भी मैग्नीट्यूड रहेगा v। तो वेलोसिटी की सिर्फ क्या चेंज हो रही? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, जबकि यहां मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रही है। ये समझ लो एक बार, फिर आगे चलते हैं। तो ये याद रखना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन थी इफ द बॉडी इज मूविंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड। स्पीड वर्ड क्यों अपन ने वो भी समझाया था। कांस्टेंट स्पीड, स्पीड v बात यही है, मैग्नीट्यूड सेम है इसका और इसका, बट डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। डायरेक्शन चेंज हो रही है बट मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट। बट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये v1 है तो ये v2 है, यानी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा और डायरेक्शन। इस पे से क्या लॉजिक लेना है वो बता। यहाँ तक समझा गया? वो देखो, तो ये जो बता रहा हूँ ध्यान रखना। तो याद रखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बार नहीं दिया है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। यहाँ अगर स्पीड 10 है तो यहाँ पे भी स्पीड 10 है, मगर डायरेक्शन क्या हो रही? चेंज। डायरेक्शन चेंज हो रही। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मे बी यहाँ 10 है तो यहाँ 12 भी हो सकती, यहाँ 10 है तो यहाँ 5 भी हो सकती। मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा और डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही, ठीक है ना। अब ध्यान देना, इसको छोड़ दो एक बार, इसको देखो। तो वेलोसिटी की दो चीजें चेंज हो रही, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर आपको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करना है, मैग्नीट्यूड चेंज करना है, जैसे ये ऑब्जेक्ट समझो स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा विद वेलोसिटी v, इसको मैग्नीट्यूड बढ़ाना है तो उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेट करो, उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाओ या उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेट करो अगर स्पीड बढ़ानी है तो। और अगर स्पीड कम करनी है तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओ या अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन दो, उसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन या डी एक्सीलरेशन। तो यहाँ स्पीड बढ़ेगी, यहाँ स्पीड कम होगी, यानी क्या चेंज कर रहे थे? मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन वही थी, डायरेक्शन सेम थी, डायरेक्शन नहीं। तो अगर मैग्नीट्यूड चेंज करना है तो एक्सीलरेशन कैसा होना चाहिए? अगर वेलोसिटी बढ़ानी है तो सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी के, और वेलोसिटी कम करनी है तो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन। यानी अगर इसको चेंज करना है तो या तो एक्सीलरेशन ये डायरेक्शन में रहेगा या तो एक्सीलरेशन ये डायरेक्शन में रहेगा। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी, और अगर इसके अपोजिट में है तो वेलोसिटी कम होगी।
समझ में आया? ये लीनियर मोशन का याद रखो, जिस डायरेक्शन में मोशन है उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाएंगे, एक्सीलरेशन देंगे, वेलोसिटी इंक्रीज। जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे या एक्सीलरेशन देंगे, नेगेटिव एक्सीलरेशन, वेलोसिटी कम होगी। तो या तो वेलोसिटी के सेम डायरेक्शन में या वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन। तो यहां वही रहेगा, या तो एक्सीलरेशन इधर रहेगा या एक्सीलरेशन इधर रहेगा। ठीक है, वेलोसिटी है तो एक्सीलरेशन भी है। ठीक है, तो अभी फिलहाल यही लेते हैं, एक्सीलरेशन। तो वेलोसिटी है टेंजेंशियल, तो एक्सीलरेशन भी अलोंग द टेंजेंट है, तो उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। कौन सा एक्सीलरेशन? टेंजेंशियल। तो यहां लिख लेंगे। तो मैग्नीट्यूड कौन सा एक्सीलरेशन चेंज कर रहा? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ठीक है, अब दूसरा देखो, साथ में क्या चेंज हो रही? डायरेक्शन भी चेंज हो रही। अब ध्यान देना, ये सब जो धागा है और ये स्टोन है, ये धागा और ये स्टोन, ठीक है, तो धागे में टेंशन है, दिमाग वाला टेंशन नहीं। आप लोग जब स्टोन बांध के घुमाएंगे तो धागा टाइट हो जाएगा। पतंग उड़ाते समय देखो, पतंग उड़ाते समय अगर धागे को खींच के देखेंगे तो यू कैन फील दैट टेंशन। धागे में फोर्स है, धागे में टेंशन है। समझ में आया? पतंग नहीं उड़ा रहे, धागा लूज है तो आप आराम से मूव कर सकते, पर पतंग जब उड़ रही धागे में क्या आ जाता? टेंशन। पतंग उसको खींच रही ना, तो धागे में क्या आएगा? टेंशन। स्टोन गोल घूम रहा तो धागे को खींचेगा, क्या है? टेंशन। तो टेंशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। सेंटर की तरफ है फोर्स, अपने हाथ की तरफ। देखो ऐसे घुमा रहा है तो फोर्स का है अपने हाथ की तरफ। अगर वो फोर्स छोड़ दिए तो बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेगी। दूसरा देखो एग्जांपल, ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा। तुम लोगों को पता है ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज आल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। इसके बिना सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं होगा। अगर कोई फोर्स नहीं है डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर तो बॉडी कैन नॉट परफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैंने बताया अगर ये न्यूक्लियस हटा दो तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गया, अट्रैक्शन का फोर्स गया, इलेक्ट्रॉन कैसे चला जाएगा? टेंजेंशियल। तो ये जरूरी है, ये फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर जरूरी है, इसके बिना बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेगी। दूसरा एग्जांपल, ये है समझो सन और ये है समझो अर्थ। इन दोनों का भी फोर्स है डायरेक्टेड टुवर्ड द सन, ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों के बीच में कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी ग्रेविटेशनल फोर्स ने अर्थ को बाउंड करके रखा है। कौन सा मोशन दिया है? सर्कुलर। अगर मैंने बताया सन को हटा दो यानी ग्रेविटेशनल फोर्स गया तो बॉडी विल फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली, बॉडी सर्कुलर मोशन में नहीं रहेंगी। तो जितने भी एग्जांपल लिए उन सब में एक फोर्स है डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, तो ये है अपना सेंटर सन, फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर और ये डिस्प्लेसमेंट है, दोनों के बीच में एंगल 90। तो जब ऐसा रहेगा, देखो वर्क डन का फॉर्मूला अपन ने वेक्टर में डिराइव किया है, एफ एस कॉस थीटा। एफ और एस के बीच में का एंगल है थीटा। तो फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर और डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल, दोनों के बीच में एंगल 90, cos 90 0। ठीक है, ये फॉर्मूला डिराइव किया है एफ डॉट प्रोडक्ट में, एफ डॉट एस वर्क डन का फॉर्मूला है एफ डॉट एस या एफ एस cos थीटा, इन दोनों के बीच में का एंगल। अब यहां डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल है और फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर है, दोनों के बीच में एंगल 90, cos 90 0, वर्क डन 0। इसका मतलब ये हुआ कि देखो अर्थ घूम रही सन के राउंड, मोशन में है, पेट्रोल की जरूरत है। कोई होता क्या सर यार पेट्रोल डाला यार, आपका पेट्रोल खत्म हो गया नहीं तो कल रुक जाएंगी, ऐसा होता क्या? नहीं। सैटेलाइट, अपन जो सैटेलाइट भेजते हैं वो भी अर्थ के राउंड गोल घूम रहे हैं, उनमें भी फ्यूल की जरूरत नहीं है। एक बार सर्कुलर मोशन आ गया तो फ्यूल की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज वर्क डन कितना है? 0। कोई वर्क ही नहीं करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स ने उसको बाउंड करके रखा है बस, यानी बाउंड करके रखा है। तो हर पॉइंट पे क्या चेंज हो रही? सिर्फ डायरेक्शन। तो इसके लिए एक और फोर्स है डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। अगर फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर है तो एक्सीलरेशन भी उधर ही रहेगा एक और, तो ये आएगा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड।
सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। कौन सा एक्सीलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। इसके बिना सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं हो सकता, चाहे वो यूनिफॉर्म हो चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म हो। तो यहां एक बार टेंशन ये हटा देते हैं, ए आर से डिनोट कर सकते हैं या ए सी से भी डिनोट कर सकते हैं। ए आर सी इसलिए क्योंकि अलोंग द रेडियस है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, और ए सी से भी डिनोट कर सकते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अब समझना, ठीक है? तो ये समझ में आया ना एक्सेलरेशन कहां से है, और वर्क डन जीरो है, यानी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, वो सिर्फ क्या बॉडी को परफॉर्म कर रहा सर्कुलर मोशन, तो उसकी वजह से खाली डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है? तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशन है लीनियर, एक है टेंजेंशियल, जिसकी वजह से क्या चेंज होगा? मैग्नीट्यूड। ये याद रखना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वजह से क्या चेंज हो रहा? मैग्नीट्यूड। और एक एक्सेलरेशन या एक फोर्स है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, एक एक्सेलरेशन या फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, जिसके बिना सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं हो सकता, वो है डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। और इसकी वजह से क्या चेंज हो रही? खाली डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ डायरेक्शन। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशन है, एक एटी और एक एसी या एआर। रेडियल एक्सेलरेशन बोलो या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलो, इतना लिख रहे। तो इसका भी इक्वेशन डिराइव करेंगे, इसका भी डिराइव करेंगे। अब यहां मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट। अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो, पर कौन सा एक्सेलरेशन जीरो? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो, जिसकी वजह से मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था। तो यहां यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा, इसीलिए v कांस्टेंट है, v वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन जीरो। अगर कौन सा एक्सेलरेशन जीरो? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो। बट हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही, डायरेक्शन चेंज हो रही, सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज देयर, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। तो याद रखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। किसी ने बोला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो क्यों? बोला डायरेक्शन चेंज हो रही, खाली मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। मैग्नीट्यूड चेंज करने के लिए एक्सेलरेशन या तो उसी डायरेक्शन में या उसके अपोजिट में चाहिए। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, इसीलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो। ये पॉइंट समझना और याद रखना। किसी ने पूछा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, फिर भी उसको एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। क्यों एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे? ठीक है, आप बोल रहे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या आना चाहिए? जीरो है, जीरो। कौन सा एक्सेलरेशन? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है, बताया था। यही वो एक्सेलरेशन है जो मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। बट अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है। बट बॉडी सर्कुलर मोशन तो परफॉर्म कर रही, मतलब हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही, डायरेक्शन चेंज हो रही, इसका मतलब वो फोर्स है जो डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर है, यानी वो एक्सेलरेशन भी है जो डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। इसीलिए मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, फिर भी उसको एक्सेलरेटेड मोशन ही बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो ये पॉइंट समझना। तो नॉन यूनिफॉर्म में मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी। तो मैग्नीट्यूड चेंज करने के लिए कौन सा एक्सेलरेशन है? मैग्नीट्यूड चेंज करने के लिए कौन सा एक्सेलरेशन है? टेंजेंशियल। सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा, और अपोजिट में बनाएंगे तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा। बट मैग्नीट्यूड चेंज, तो कौन सा एक्सेलरेशन? टेंजेंशियल। और डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो ही रही, तो उसके लिए कौन सा एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसके बिना सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं हो सकता। ये जीरो रहा तो भी चलता, जैसे यहां है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो इधर वाला एक्सेलरेशन बनाएंगे, सिर्फ ये वाला एक्सेलरेशन रहेगा क्योंकि बॉडी कौन सा मोशन परफॉर्म कर रही? सर्कुलर। अगर ये हट गया तो बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेगी। अभी बताया, धागा ब्रेक हो गया, एसएल को हटा दो या न्यूक्लियस को हटा दो, सेंटर वाला गए, बॉडी विल फ्लाई ऑफ टेंजेंशियल, सर्कुलर मोशन नहीं रहेगा। तो इनका भी रिलेशन है, वो बता देता हूं। देखो याद रखना, दो एक्सेलरेशन है, एक है टेंजेंशियल अलोंग द टेंजेंट, जिसकी वजह से क्या चेंज हो रहा? मैग्नीट्यूड, और एक है सेंट्रीपिटल जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन, यानी हर पॉइंट पे क्या चेंज हो रही? डायरेक्शन।
ये याद रखो। तो मैग्नीट्यूड चेंज जो कर रहा वो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, और डायरेक्शन जो चेंज कर रहा वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। इसके बिना सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं हो सकता। ये हटा दो, बॉडी विल फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली विद दिस एक्सीलरेशन। गया सर्कुलर मोशन खत्म। ये सर्कुलर मोशन के लिए जरूरी है। तो ये दोनों देखो, ये याद रखना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कौन चेंज कर रहा है? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और डायरेक्शन कौन चेंज कर रहा? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म में, बट यूनिफॉर्म में मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जीरो। अब एक्सीलरेशन जीरो है, फिर भी उसको एक्सीलरेटेड मोशन ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि दूसरा एक्सीलरेशन है अभी भी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि बॉडी में हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। ये डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। तो ध्यान रखना, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो लीनियर एक्सीलरेशन है। अल्फा नहीं लिखा है, ए लिखा है। तो दो लीनियर एक्सीलरेशन है। एक है मैग्नीट्यूड चेंज जो कर रहा वो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, और एक डायरेक्शन चेंज करने वाला सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये कांस्टेंट है, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जीरो, इधर वाला एक्सीलरेशन बनाने की जरूरत नहीं है। और डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर वाला रहेगा, क्योंकि बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही, डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है। ठीक है, तो ये एक बार जस्ट दिमाग में बिठाओ ये बात। तो याद रखना, किसी ने पूछा तो मैग्नीट्यूड किसकी वजह से चेंज हो रहा है? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और डायरेक्शन किसकी वजह से चेंज हो रही? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इसीलिए टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जीरो है। बट डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज कर रही, इसीलिए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन नॉट जीरो बोला है, यानी वो है। तो यहाँ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है खाली, नॉन यूनिफॉर्म में टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल दोनों है। ठीक है, तो ये देखो, तो यहाँ एटी की वैल्यू जीरो है, सेंट्रीपिटल है, इसके बिना सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं हो सकता। याद रखना, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। इसके बिना सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता। इसके बिना सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता मतलब हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती। अगर हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही मतलब सर्कुलर मोशन नहीं है। और मैग्नीट्यूड चेंज करने के लिए टेंजेंशियल। तो ये देख लो एक बार, फिर आगे चलते हैं। तो ये पॉइंट दिमाग में बिठाओ, याद रखो। ठीक है, डायरेक्शन सॉरी मैग्नीट्यूड अगर चेंज हो रहा तो एक्सीलरेशन इधर या इसके अपोजिट में, बट टेंजेंशियली रहेगा। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो क्या चेंज कर रहा? मैग्नीट्यूड। याद रखना, सर्कुलर मोशन है अगर नॉन यूनिफॉर्म तो दोनों एक्सीलरेशन रहेंगे। मैग्नीट्यूड चेंज होगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की वजह से, और डायरेक्शन चेंज होगी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वजह से। इसकी वजह से वर्क डन नहीं है, बताया। तो ये सिर्फ बाउंड करके रखा है, गोल घूम रहा ऑब्जेक्ट खाली, एनर्जी की कोई जरूरत नहीं है। जैसे बताया पेट्रोल डालते क्या सैटेलाइट में कि पेट्रोल खत्म हो गया तो कैसे गोल घूमेगी? नहीं, एक बार सर्कुलर मोशन में आ गई वो बॉडी, वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आया? सन के अराउंड रिवॉल्व हो रहे सारे प्लैनेट्स, एनर्जी की जरूरत नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से घूम रहे हैं। ये है, तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है टेंजेंशियल की वजह से, और डायरेक्शन चेंज हो रही सेंट्रीपिटल। यहां मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जीरो। कोई अगर सवाल पूछे कि भाई एक्सीलरेशन तो जीरो है, फिर क्यों इसको एक्सेलरेटेड मोशन बोल रहा है? डायरेक्शन भी तो चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, तो उसकी वजह से उसको एक्सेलरेटेड मोशन बोल रहे हैं। तो दोनों में से कोई एक एक्सेलरेशन भी रहा तो एक्सेलरेटेड मोशन थी। ठीक है, तो यहाँ दोनों प्रेजेंट है और यहाँ टेंजेंशियल जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। अब ये क्यों जीरो नहीं है? क्योंकि डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसको हटा दें, इसका इक्वेशन बाद में करेंगे। अभी ये बेसिक ही है ना, मैंने इक्वेशन डिराइव करने वाला। अब आगे देखो। अब ठीक है, यहाँ कितना एक्सेलरेशन है? दो। ये एक, ये वेलोसिटी को हटा देते हैं एक बार। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ही रखेंगे खाली। ये है अपना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और ये है इधर सेंट्रीपिटल। किसी ने बोला रिजल्टेंट बना, ये क्या बन गया अपना? पैरेललोग्राम। दिस इज द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन दोनों का, और डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। सो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ए कैन बी रिटन एज वेक्टर सम ऑफ AT प्लस वेक्टर सम ऑफ AR। रिजल्टेंट अलोंग द डायगोनल, न्यू रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए, यूनिफॉर्म में तो टेंजेंशियल जीरो ही है तो इधर ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, दोनों के बीच
बीच में एंगल 90 है, 90 वाला फॉर्मूला ऐसे लिखा था हमने, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, बस। तो यहाँ लिखेंगे ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। किसी ने रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोला तो ये निकाल। अब अपन ए टी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे और बाद में ए आर का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। और किसी ने पूछा यूनिफॉर्म में, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो 0 है, तो सिर्फ ये बचेगा, सो A इज इक्वल्स टू ए आर, बस। यूनिफॉर्म के लिए इतना, नॉन यूनिफॉर्म के लिए ये और ये करना। नॉन यूनिफॉर्म में अगर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोला तो अपना वेक्टर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी क्यू या पी क्यू, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। आगे वाला ट्वाइस पी क्यू cos थीटा नहीं आएगा क्योंकि दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो ये ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर, इससे आप रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म में तो ए टी 0 ही है, टेंजेंशियल सिर्फ सेंट्रीपिटल है, तो ये 0 ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, ये इज इक्वल्स टू ए। ये दिमाग में रखो, ठीक है। ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए लिखा है ये। अब आप इक्वेशन डिराइव करेंगे, इसका भी डिराइव करेंगे, इसका भी डिराइव करेंगे। पहले इसका करते हैं, बाद में इसका करेंगे। तो याद रखना, किसी ने पूछा कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेलोसिटी का दोनों चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड कौन से एक्सेलरेशन की वजह से चेंज हो रहा है, टेंजेंशियल, और डायरेक्शन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से। दिस एक्सेलरेशन इज रिस्पांसिबल फॉर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। इसके बिना सर्कुलर मोशन नहीं होगा, इसके बिना हो सकता यूनिफॉर्म, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0। दिमाग में रखो, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट बता रहे हैं, वो याद रखना। टेक्स्ट बुक में नहीं है, 12th की टेक्स्ट बुक में भी ये वाला क्वेश्चन नहीं है समझो, तो भी ये याद रखना है क्योंकि ये रिलेटेड है। तो 11th में है, 12th में भी है, तो कंटिन्यूएशन में एंड हो। तो ये जो बता रहा हूँ वो टेक्स्ट बुक में भले ही नहीं हो, पर आपको सब नोट डाउन करना है, तो ये याद रखूंगा। देख लो ये सब नोट डाउन करना। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होता है अंडर रूट ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। ये मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, दोनों का वेक्टर सम में है, देखिए। और यूनिफॉर्म में ए टी 0, सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बचे, तो ये थोड़ा सा याद रखना। सर्कुलर मोशन 12th में भी है, अच्छे से करो। देखो आगे डिराइव करेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। सबसे स्टार्टिंग में समझाया था कि जितनी ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी उतनी ज्यादा लीनियर वेलोसिटी, रिलेशन निकाल रहे हैं। सपोज द बॉडी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, अभी यहाँ है, थोड़े टाइम के बाद यहाँ पर, तो ये जो एंगल है ये है डी थीटा, स्मॉल एंगल, और ये जो आर्क है वो है डी एक्स। ये फॉर्मूला आप लोगों का बचपन में हुआ होगा, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। इफ थीटा इज स्मॉल तो अपन ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, आर्क डी थीटा यहाँ, और ये रेडियस यहाँ से यहाँ, सो थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। मैथ्स में हुआ है, इतना है, इसको सेक्टर बोलेंगे। ये है डी थीटा, ये है आर्क डी एक्स, यहाँ से यहाँ तक को आर्क बोलेंगे, और ये रेडियस। ये वाला फॉर्मूला ले रहे हैं ना, ध्यान दें। सो फॉर्मूला लगा रहे हैं, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो ये एंगल है, देखो दिख रहा है, ये है डी थीटा, ये आर्क है डी एक्स, और ये रेडियस आर। ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। थीटा की जगह लिखेंगे डी थीटा इज इक्वल्स टू आर, ये सामने वाला यानी डी एक्स अपॉन रेडियस यानी ये आर। ये अपना सेंटर ओ समझो, ये रेडियस। सो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, सो डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू आर इंटू डी थीटा। देख लो यार कैसे है, जितना ज्यादा x, जैसे यहां से यहां तक है तो एंगल कम है, यहां से यहां तक x ज्यादा होगा, एंगल भी ज्यादा, डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। अब डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय dt,
dx इज इक्वल्स टू r d थीटा। तो इधर भी dt से डिवाइड करो, इधर भी dt से डिवाइड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये और ये वैसे भी कैंसिल, तो यही बचेगा। नाउ dx अपॉन dt लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी लीनियर वेलोसिटी, r वैसे ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी एंगुलर वेलोसिटी। फर्स्ट इसके पहले वाला वीडियो देखना, d थीटा अपॉन dt मतलब ओमेगा एंड dx अपॉन dt मतलब v। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। जितनी ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी उतनी ज्यादा लीनियर वेलोसिटी। रेडियस फिलहाल कांस्टेंट है। वेक्टर फॉर्म में, ये मैग्नीट्यूड में हो गया, वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखना, ओमेगा क्रॉस प्रोडक्ट है क्रॉस r। ये रूल याद रखो, ये तब भी बताया था वेक्टर के टाइम, ध्यान रखना। क्रॉस प्रोडक्ट है, अब क्रॉस प्रोडक्ट में आपको पता है p क्रॉस q इज नॉट इक्वल टू q क्रॉस p, डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। हुआ है, ये इक्वल नहीं है। तो अगर आपने इसको r क्रॉस ओमेगा लिख दिया, यहां कुछ भी लिखो, ये तो मैग्नीट्यूड है, r ओमेगा लिखो, ओमेगा r लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा। पर यहां याद रखना वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r ही लिखना। r क्रॉस ओमेगा लिख दिया तो दोनों सेम नहीं है। सेम लिखना है तो फिर कौन सी साइन आती है वहां पे, माइनस। तो याद रखना है, अगर माइनस लिखेंगे तो उसको उल्टा करके लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ये याद रखना, फिर इन द ब्लैंक वगैरह के लिए ओमेगा क्रॉस r, r क्रॉस ओमेगा नहीं चलेगा वहां पे। ये कुछ भी लिखो, ये तो मैग्नीट्यूड है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, r ओमेगा लिखो, ओमेगा r लिखो। पर ये याद रखना वेक्टर फॉर्म में वेक्टर v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r, r क्रॉस ओमेगा नहीं चलेगा, माइनस डालना पड़ेगा। याद रखो कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करता, p क्रॉस q इज नॉट इक्वल टू q क्रॉस p। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो जितनी ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी यानी जितनी फास्ट घूमेगा उतनी ज्यादा यहां पे रहेगी टेंजेंशियल लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, समझा? अब देखो आगे, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएट कर रहे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। याद है ना डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे लिखते हैं अपन, ऐसे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका डेरिवेटिव लो तो ये लिखेंगे v इज इक्वल टू, r कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट है, छोड़ दो वैसे। जैसे ये था ट्वाइस x स्क्वायर का डेरिवेटिव अगर लिखा किसी ने तो 2 कांस्टेंट है, वैसे छोड़ दो, x स्क्वायर का ट्वाइस x, तो ये हो जाएगा आंसर। करके देखेंगे x स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस x, ये 2 वैसे ही कांस्टेंट रखा है, 2 * 2 4x। तो वैसे ही याद रखो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं ले रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में है ना इसलिए उसको छोड़ दो। हां प्लस में होता तो 0 लिखते, पर भी मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव लिए, ध्यान रखना। ये कांस्टेंट, ये सॉरी ये कांस्टेंट छोड़ दिए, अब बचे ओमेगा, तो उसका डेरिवेटिव d dt और ये ओमेगा। ऐसे भी लिख सकते हैं आपको चाहे तो, पहले r ओमेगा, पर r कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, मल्टीप्लिकेशन है ना, बाहर निकाल लो। हाँ तो ये देखो, तो ये ओमेगा ऐसे बराबर लिख लिया, r अंदर ही था समझो, इसका ही डेरिवेटिव लिखे, बट ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर। एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही और लीनियर वेलोसिटी, कांस्टेंट को बाहर लिखेंगे। नाउ लीनियर वेलोसिटी अपॉन टाइम, लीनियर एक्सेलरेशन, ये r d ओमेगा अपॉन dt, d ओमेगा अपॉन dt, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम यानी एंगुलर एक्सेलरेशन। अब ये है कौन सा एक्सेलरेशन दोनों में से, टेंजेंशियल है या सेंट्रीपिटल है? अब v का यहां अपन ने डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बोला है, जितनी ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी उतनी ज्यादा लीनियर वेलोसिटी, मतलब किसके बारे में बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड के बारे में। और मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा मतलब ये कौन सा एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल। तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का इक्वेशन हो गया, at = r अल्फा। ठीक है, और इसको भी अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो एक्सेलरेशन टेंजेंशियल it = अल्फा क्रॉस r। यहां कुछ भी लिखो,
और यहाँ अल्फा क्रॉस आर लिखना, जैसे यहाँ ओमेगा क्रॉस आर है वैसे यहाँ अल्फा क्रॉस आर, वो वेक्टर फॉर्म याद रखना। तो ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यहाँ लिखो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का रिलेशन, और ये है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, यही से आगे वो कंटिन्यू होगा। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालेंगे बस, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा और लेंगे, फिर सेंट्रीपिटल का इक्वेशन निकालेंगे। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या बताया था, a = √AT² प्लस AR², नॉन यूनिफॉर्म। AT कैसे निकालेंगे, ये रहा आपका फार्मूला, ये रहा। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, उसका भी फार्मूला बनाएंगे, फिर दोनों की वैल्यू निकाल के इसमें डाल देंगे, ठीक है। देखो तो ये नोट डाउन करो, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी यहां तक। इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का इक्वेशन मिलेगा। सेंट्रीपिटल का बाकी है, वो बाद में लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले थोड़ा और बेसिक ले लेते हैं, वो उसमें काम आएगा। फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का भी इक्वेशन डिराइव करेंगे, ये नोट डाउन करो। Linear velocity and angular velocity. This is the relation between tangential and angular acceleration. चलो ये हो गया, ठीक है। ये याद रखना, भूलना नहीं, क्योंकि 12th में भी है तो वहां पे वापस से नहीं हुआ ये सब। इतना ये सब बेसिक है उसका, ये सब बेसिक आप लोगों को याद रखना है। तो स्टार्टिंग से वापस से ये वीडियो देखना सर्कुलर मोशन के, और ये याद रखना, हो सके तो फिर हटाएंगे तो नहीं वैसे, और फिर भी डाउनलोड हो तो डाउनलोड कर लेंगे, और ये रखना वीडियो। अब लास्ट आज का ले लेते, फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का नेक्स्ट वीडियो में डिराइव करेंगे। तो अब ये ध्यान से देखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, कुछ डेफिनेशंस बता रहा है। अब देखो पीरियड की डेफिनेशन सुनना, ये है समझो सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ले रहे, यूसीएम बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इट इज अ पीरियोडिक मोशन। सपोज पीरियोडिक मोशन मतलब हर एक रोटेशन फिक्स टाइम में कंप्लीट हो जाए, ये पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। द मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद वही मोशन वापस से रिपीट होगा, देन दैट मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन, और उसको जो टाइम लगेगा इट इज कॉल्ड पीरियड। तो यहां बोलेंगे अपन द टाइम टेकन बाय द बॉडी, यहां से वापस यहां पर द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड पीरियड। एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए या एक बार सर्कुलर मोशन पूरा कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगेगा इट इज कॉल्ड पीरियड। ये याद रखना, कोई पता ही नहीं। सेकेंड हैंड यानी घड़ी का जो है उसका टाइम पीरियड रहता 60 सेकेंड्स। ये याद रखना क्लॉक के लिए, ये गिवन नहीं रहता न्यूमेरिकल में, अपने को मालूम होना चाहिए। आर हैंड का टाइम पीरियड, पहले मिनट हैंड का, मिनट हैंड का टाइम पीरियड रहता 60 मिनट्स, ठीक है। यानी सेकेंड हैंड जो घड़ी में, एनालॉग घड़ी में जो बड़ा कांटा रहता पतला सा सेकेंड हैंड वाला, वो एक रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट करता 60 सेकंड में। ये गिवन नहीं रहता न्यूमेरिकल में, अगर आया तो ये गिवन नहीं रहेगा, ये अपने को मालूम होना चाहिए, ये वैल्यूज अपने को खुद लेनी पड़ेगी। मिनट हैंड का टाइम पीरियड रहता 60 मिनट, ठीक है। और जो सबसे छोटा कांटा रहता आर हैंड वाला, तो उसका टाइम पीरियड किसने 24 सोचा, घड़ी में एक रोटेशन वो आर हैंड का 12 आवर्स में कंप्लीट हो जाता, ठीक है। 24 घंटे का दिन है, घड़ी में एक रोटेशन जो छोटे कांटे का आर हैंड का वो 12 आवर्स में कंप्लीट हो जाता, 24 नहीं है, ध्यान रखना। तो ये क्लॉक के लिए याद रखो, सेकंड हैंड का टाइम पीरियड यानी एक रोटेशन कंप्लीट करने का टाइम 60 सेकंड, मिनट हैंड का एक रोटेशन कंप्लीट करने का टाइम 60 मिनट,
आर हैंड का एक रोटेशन कंप्लीट करने का टाइम 12 आवर्स। किसी ने बोला अर्थ का, खुद के राउंड, तो उसको बोलेंगे अपन स्पिन, तो वो आएगा टाइम पीरियड 24 आवर्स। और किसी ने बोला अर्थ का ही बट किसके राउंड, सन के राउंड, तो वो आएगा 365 डेज। तो ये थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। तो ये क्लॉक के लिए 3 और ये 2 अर्थ के लिए। ये कहीं पे भी न्यूमेरिकल आएंगे तो ये गिवन नहीं है, ये अपने को खुद कंसीडर करना पड़ेगा। क्लॉक का टाइम पीरियड है एक रोटेशन का, सेकंड हैंड का 60 सेकंड्स, मिनट हैंड का 60 मिनट, आर हैंड का 12 आवर्स, अर्थ का खुद के एक्सिस के राउंड यानी स्पिन मोशन 24 आवर्स, अर्थ का सन के राउंड कितना 365 डेज एक साथ। तो ये थोड़ा सा याद रखना। तो ये हो गई पीरियड की डेफिनेशन। टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट वन रोटेशन, एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगेगा इट इज कॉल्ड पीरियड। तो ये हटा रहे हैं, याद रखना ये। ठीक है, नाउ सेकेंड डेफिनेशन याद रखो, फ्रीक्वेंसी, इसके भी डायमेंशन की टाइम बताया था मैंने। ये है टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट वन रोटेशन, ये है नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकंड। जैसे फैन घूम रहा, अगर स्लो घूम रहा तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, मतलब नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकंड कम है। अगर फास्ट घूम रहा तो नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकंड ज्यादा है, ठीक है। उसका फार्मूला ये था n = 1/t। ये दो याद रखो, ये दोनों का रिलेशन, पीरियड टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट वन रोटेशन, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला n = 1/t। अब देखो, वेलोसिटी = डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी = डिस्टेंस अपॉन टाइम, ज्यादा फॉर्मूला ना। वेलोसिटी एक बार रोटेशन करने में कंप्लीट डिस्टेंस कितना कवर होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट 0 है क्योंकि जहां से शुरू किया था वहीं पहुंच गया, पर मैंने यहां वर्ड लिखा है डिस्टेंस। तो एक बार रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर होगा, 2πr, और टाइम जो लगेगा उसको क्या नाम दिया है, पीरियड। तो ये एक रिलेशन याद रखो, ठीक है। अब दूसरा, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर डिस्टेंस की जगह एंगुलर डिस्टेंस, तो एक रोटेशन जैसे यहां से यहां तक कवर कर लिया, तो एक रोटेशन में एंगल कितना कवर हुआ, 2π। देखो ध्यान रखना, जैसे ये तो सरकमफ्रेंस लिया है, पर यहां एंगल लेंगे, यहां से शुरू किया वापस यहां पे आ गया, एक रोटेशन कंप्लीट हो गया, तो ये जो रेडियस वेक्टर है जो यहां से आगे जा रहा है, ये एंगल थीटा है, तो पूरा एक गोल घूम के अगर वो यहां से गोल घूमना शुरू किया, ये ऐसे, ये ऐसे, तो उससे कितना एंगल ट्रेस किया, टोटल 2π, और उसको टाइम कितना लगेगा, तो ये भी एक रिलेशन है। तो ये लीनियर वेलोसिटी का सादा फॉर्मूला, लीनियर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये एंगुलर वेलोसिटी का एंगुलर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक रोटेशन में एंगल कितना कवर होगा, टोटल एंगल कितना, 2π यानी 360। कन्वर्जन बताया ना, 2π मतलब 360, तो यहां रेडियन में ही रखेंगे उसको 2π, क्योंकि यूनिट क्या है, रेडियन में एंगल का, ऐसा यूनिट इसलिए। तो यहां से यहां तक टोटल एंगल हुआ 360, 360 का मतलब 2π। कन्वर्जन बताए हैं मैथ्स वाले, इसमें ध्यान रखना, 2π मतलब 360। ये और 1/t, 1/t की जगह आप क्या लिख सकते हैं, n। तो ओमेगा का ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं 2πn। तो ये रिलेशन और ये दोनों रिलेशन याद रखना, ठीक है। ये मिटा रखना, ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। ये लीनियर डिस्टेंस अपॉन टाइम, लीनियर डिस्टेंस, सर्कल कितना कवर होगा, सरकमफ्रेंस 2πr, टाइम पीरियड लगेगा t। एंगुलर वेलोसिटी में एंगल कवर होगा, एंगल टोटल कितना कवर होगा एक रोटेशन में, 2π, और अपॉन टाइम t, 1/t को n में लिख सकते हैं। या इस पर से भी ये रिलेशन ला सकते थे, कैसे, देखो v = क्या है, 2πr/t। v की जगह ये रिलेशन डाल दो, क्या,
आर ओमेगा। अरे इसके पहले डिराइव किया है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी डाला, तो ये हो गया आर ओमेगा 2 पाई आर अपॉन टी, ये वैसे इसकी जगह ये डाल दिया, आर और आर कैंसिल, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन, आ गया वही आंसर। तो चाहे तो ये फॉर्मूले से ये लाओ, जैसे ये लीनियर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये एंगुलर डिस्टेंस अपॉन टाइम, देख ये रिलेशन भी काम आएंगे ये दोनों, इस पर से भी डायरेक्ट ये ला सकते थे, या ये फॉर्मूले से भी ये लिखा एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एंगुलर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एंगल कितना कवर होगा एक रोटेशन में 2 पाई, और टाइम कितना लगेगा, तो इस पर से ये फॉलो किए तो भी यहां तक पहुंच सकते, या ये फॉर्मूले से भी डायरेक्ट पहुंच सकते, तो ये रिलेशन ये और ये याद रखना है, ये आगे काम आएंगे अपने। सो ओमेगा इज 2 पाई अपॉन टी या ओमेगा इज 2 पाई n, वेयर t इज द पीरियड n इज द फ्रीक्वेंसी, तो ये थोड़ा सा याद रखना। तो अब देखो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का तो बता दिया, बचा है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का इक्वेशन, तो वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर मोशन 12th में भी है और इसके फॉर्मूले बहुत जगह काम आएंगे, तो ये जो भी बता रहा भले टेक्स्ट बुक में नहीं होगा फिर भी आपको सब नोट डाउन करके रखना है, ठीक है, देख लो यहाँ। और हाँ होमवर्क में आज का वो रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, और रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल एंड एंगुलर एक्सीलरेशन at इज इक्वल्स टू r अल्फा, उत्तर लिख के भेजिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे।